नमस्कार दोस्तों, रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था कि हम 1857 की बाद की घटनाओं को कंटिन्यू करेंगे और आगे के वायसराय देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी अगले क्लास में। और ये रट्टा मार सीरीज के आपको प्रिंट आउट कहाँ से मिलेंगे? तो हमारे रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी बनी बनाई पीडीएफ मिल जाएंगी। आपको बस प्रिंट आउट करा के क्या करना है, याद करना है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। अब हमने देखा 1857 की बाद की घटनाएं। हम पहुंचे थे कहां? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पे। क्लियर है? आप देखेंगे कि जब भी हम किसी वायसराय के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उनका काल जो है उनको साथ में याद करते जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अगर आपसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछे कि भाई ये घटना किस काल में हुई, किस काल में नहीं हुई, तो ये आप मैच करने में आसानी और आपको याद करने में आसानी होगी। और मुश्किल बिल्कुल नहीं है। क्या कर, पीडीएफ मेरी डाउनलोड कर लेंगे आप। क्लियर है? वहां से आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी तो याद भी हो जाएगा। ठीक, इनके समय क्या क्या हुआ देख लेते हैं। हार्डिंग द्वितीय ने किसको बुलाया? ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम को। क्यों बुलाया? क्यों? क्योंकि दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ जो कि तीसरा दिल्ली दरबार था। याद रखेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि किस दरबार में राजा जॉर्ज पंचम आए, तो हार्डिंग द्वितीय के काल में आए, तीसरे दिल्ली दरबार में आए। कब हुआ? 12 दिसंबर 1911। 12-11, 12-12-11। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि 12-12-1911। क्लियर है? 12-12-1911, 12 दिसंबर 1911। क्लियर है? इस दरबार में होना क्या था कि जो बंगाल विभाजन हुआ था ना, उसको रद्द करने की घोषणा की जानी थी और फिर उसको बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। अब आपसे पूछे कि भाई बंगाल विभाजन हुआ कब, ये तो बहुत लोग पूछते हैं। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? अगर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछ ले तो आपको पता होनी चाहिए कि 1911 में हुआ, दिल्ली दरबार में। क्लियर है? राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली भी स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। क्लियर है? दो चीजें हुई क्या? एक तो बंगाल का जो विभाजन था, भाई बोले रद्द करो, हटाओ, और राजधानी भी क्या करो? कलकत्ता से चलो कहाँ? दिल्ली। ठीक, कलकत्ता से चलो दिल्ली। क्लियर है? दिल्ली राजधानी बनी कब? तो 1912 में। ठीक, दिल्ली भारत की जो है राजधानी बनी। घोषणा कब हुई? दो अलग अलग डेट है। बिल्कुल क्या है? दो अलग अलग डेट है, भूलना नहीं है भाई। घोषणा 1911, राजधानी बनी कब? 1912। क्लियर है? चलो, अब ये 23 दिसंबर 1912 को हम ऊपर कर लेते हैं। अब सही है। हुआ ये था कि 1912 को दिल्ली की राजधानी बनी भारत की, तो उस समय पर एक जो है औपचारिक समारोह किया गया जो 23 दिसंबर 1912 को हुआ कि दिल्ली राजधानी स्थानांतरण में औपचारिक समारोह के अवसर पर हार्डिंग द्वितीय क्या कर रहे थे? हाथी पर बैठकर दिल्ली स्थित चांदनी चौक पर जा रहे थे और इस पर क्रांतिकारियों ने क्या किया? इस समय इन पे बम फेंक दिया। हार्डिंग द्वितीय हाथी से प्रवेश कर रहे थे, बोले बड़ा हाथी में घूमोगे तुम, इसमें इन्होंने बम फेंक दिया। हालांकि हार्डिंग तो जो है बच गए थे, उन्हें कुछ हुआ नहीं था। और इस घटना को क्या बोला जाता है? हार्डिंग बम कांड या दिल्ली षड्यंत्र केस। क्लियर है? इसमें कई अभियुक्तों को, लगभग 13 अभियुक्त थे, व्यक्ति थे, उनको अभियुक्त बनाया गया। परंतु इनमें से एक था दीनानाथ। दीनानाथ ने क्या किया? सरकारी गवाह बन गए और अपने आप को बचा लिया। ऐसा बोला जाता है ना कि आप सरकारी गवाह बन जाओ, हम आपको बचा लेंगे। तो दीनानाथ बोले मैं बच जाता हूँ, तुम लोग जाओ। तो दीनानाथ सरकारी गवाह बन गए। प्रथम विश्व युद्ध किसके समय शुरू हुआ? 1914 से 1918। किसके समय? हार्डिंग द्वितीय के समय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार बनाएंगे। हमने दो चीजें देखी, कौन कौन सी? भाई बंगाल का विभाजन रद्द हो गया, राजधानी क्या हुई? राजधानी जो है वह स्थानांतरित हो गई। राजधानी कहाँ आ गई? दिल्ली आ गई। ठीक है? हार्डिंग केस या दिल्ली षड्यंत्र केस लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ, उन पर बम फेंका गया, वो बच गए हालांकि, परंतु 13 अभियुक्त गए, जिसमें दीनानाथ क्या हुए? सरकारी गवाह बन गए। प्रथम विश्व युद्ध किसके समय हुआ? तो हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ। अगर पीएससी इनसे रिलेटेड आपसे मल्टीपल फैक्ट दे दे और आपसे पूछे कि एक सही कि दो सही कि तीनों सही, तो बताओ, तो आपको सब याद होना चाहिए। क्लियर है? चलो,
लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। इन्होंने क्या किया, लॉर्ड चेम्सफोर्ड आए, उन्होंने बोला कि यार कुछ काम तो करना पड़ेगा। इन्होंने बोलते हैं कि भाई सैडलर आयोग बनाया। क्लियर। 1917 में शिक्षा पर एक सैडलर आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर माइकल सैडलर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों, अब बताती हूँ। इसमें 2 अन्य भारतीय सदस्य भी थे। कौन कौन? आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। अगर आपसे पूछे कि सैडलर आयोग कितने सदस्य था, तो 3 सदस्य, एक अध्यक्ष, 2 सदस्य। क्या भारतीय सदस्य थे? तो हाँ, 2 भारतीय सदस्यों को रखा गया। किसमें? डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। किसके समय हुआ? तो चेम्सफोर्ड के समय हुआ। कब आया? तो 1917 में आया। क्लियर। अब इसमें हुआ क्या, सैडलर आयोग की रिपोर्ट पर मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद जैसे शहरों में क्या हुआ, विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। क्लियर है। चलिए, इसके समय की अन्य महत्वपूर्ण घटना क्या है? अन्य महत्वपूर्ण घटना है लखनऊ अधिवेशन 1916। क्लियर है। लखनऊ अधिवेशन 1916। आपने देखा होगा कि भाई सूरत अधिवेशन में, मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो थी वो 2 धड़ में अलग अलग हो गई। गरम दल बोले भाई हम तो गर्मी से काम लेंगे, आप लोग नरम बने रहो, ठीक। परंतु वही 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल क्या हो गए, एक साथ आ गए। क्लियर है। तो 1916 की जो घटना थी लखनऊ अधिवेशन, वो किसकी अध्यक्षता में हुई? अंबिका चरण मजूमदार। क्लियर है। तो पहला फैक्ट यहां से याद करेंगे कि राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ, देखिए अधिवेशन बहुत सारे हुए हैं कांग्रेस के, हमें याद कौन कौन से करने हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण घटना हो गई हो, जैसे कि त्रिपुरी अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, ऐसे करके हम 10, 12, 15 अधिवेशन उनको छांटेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। क्लियर है। चलिए, इसमें हुआ क्या, गरम दल का पुनः कांग्रेस में प्रवेश अर्थात कांग्रेस का एकीकरण। अगर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछे कि कांग्रेस का एकीकरण कहाँ हुआ, तो लखनऊ में हुआ, क्योंकि विभाजन कहाँ हो गया था, सूरत में। क्लियर। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी एक मध्यस्थ समझौता हुआ था। उस समय लीग भी लखनऊ में थी, तो सोचा कि चलो भाई बैठ के आपस में बात कर लिया जाए, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था, 19 स्मरण पत्र जो है दोनों दलों ने समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार देने के लिए जारी किया था। क्लियर है। 2 घटनाएं कौन कौन सी, लखनऊ समझौता, लखनऊ अधिवेशन 1916, अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की, कांग्रेस का एकीकरण हुआ, गरम दल नरम दल एक साथ आ गए। ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच तक क्या हुआ, समझौता हुआ। क्लियर है। अब एक चीज और, गरम दल और नरम दल, इनके एक साथ लाने में भूमिका किसने दिलाई? आपको लगता है कि भूमिका कौन निभा सकता है? तो भाई ऐसे व्यक्ति जो इन चीजों पे विश्वास करते हो। तो इनमें एनी बेसेंट जी और बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों ने बोला कि भाई गरम दल और नरम दल ये अलग अलग नहीं हो सकते, इनको एक करो, क्योंकि तभी कांग्रेस क्या होगी, पूरी होगी। क्लियर है। अब कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग के बीच हुआ, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक, इन्होंने महती भूमिका निभाई थी, ये उसके मुख्य शिल्पी थे। क्लियर। इसीलिए क्या बोला जाता है, 1916 से लेके 1922 का जो काल था वह इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल कहलाता है। क्या कहलाता है, मतैक्य का काल। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए, पीएससी पूछे कि कौन सा ऐसा काल था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच थोड़ी मित्रता दिखाई दी, विचारों का एकीकरण दिखाई दिया, तो 1916 से 1922। क्यों? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हो गया था, बैठक हो गई थी जिसमें स्मरण पत्र जारी हो गया था। क्लियर, याद हुआ, यहां से बिल्कुल आपको याद हो गया। अच्छा, अब एक चीज और, लखनऊ समझौता जो हुआ उसके तहत कांग्रेस ने किया क्या था, मुसलमानों के लिए पृथक बार निर्वाचक मंडल की जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया था। इस फैक्ट में डबल स्टार बनाएंगे, डबल स्टार। अगर पीएससी बहुत ज्यादा डिटेल में पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा अधिवेशन या कौन सा वर्ष जिसमें कांग्रेस ने प्रथम बार क्या किया, जिसमें कांग्रेस ने प्रथम बार पृथक निर्वाचक मंडल की बात को मांग लिया। क्लियर।
ठीक है। एक चीज और हुई थी इसमें, कांग्रेस के ही इस अधिवेशन में जो हमारे गांधी जी थे, इनकी जो मुलाकात है वह हुई थी राजकुमार शुक्ल से। राजकुमार शुक्ल, और राजकुमार शुक्ल ने जो है, इन्होंने चंपारण की जो किसानों की समस्या है उससे गांधी जी को अवगत कराया था। तो मैंने आपको पहले सूरत अधिवेशन बताया जहां पे अलग हुए न दल, और अब लखनऊ अधिवेशन जो एक साथ आ गए। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगले आए लॉर्ड रीडिंग, 1916 से 1921 से 1926, लगभग 5 साल का समय। क्लियर है? क्या हुआ? चौरा चौरी कांड। ठीक। जिसके बाद गांधी जी ने क्या किया, अपना असहयोग आंदोलन हुई हिंसा से आहत होके वापस ले लिया। क्लियर है? चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने बोला कि अहिंसा मेरा धर्म है और मैं इसको वापस लेता हूँ। हुआ यह था कि असहयोग आंदोलन वापस लेने की वजह से कई नेता जो है इनसे नाराज भी हुए थे। तो हुआ क्या फिर, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, अलग से क्या बना ली, स्वराज पार्टी, जनवरी 2023 में बना ली, जिसमें स्वराज, सीआर दास जो है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू जो है इसके महासचिव बने। क्लियर है? अगर आप कभी भी मॉडर्न इंडिया पढ़ें तो मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आप स्टोरी को देखते चले। स्टोरी से क्या होता है कि स्टोरी से आपको चीजें जो है याद करने में आसानी रहती है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि मोतीलाल नेहरू, सीआर दास ने अलग से पार्टी बना ली। क्यों? क्योंकि चौरा चौरी कांड के बाद जब असहयोग आंदोलन वापस लिया, इस चीज से नेता जो है काफी नाराज हुए कि भाई आपको एक घटना की वजह से अच्छे खासे आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहिए था। क्लियर है? लॉर्ड रीडिंग के ही समय 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी। इसमें स्टार बनाएंगे। अगर पीएससी पूछे कि किस वर्ष प्रथम बार सिविल सेवा परीक्षा जो है कहाँ हुई, भारत में हुई, तो 1922 में हुई थी। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। उससे पहले क्या था, सिविल सेवा परीक्षा लंदन में होती थी। अगर आप अधिकारी बनना चाहते हो तो लंदन जाइए, हर कोई लंदन जा नहीं पाता था, तो फिर लॉर्ड रीडिंग बोले हम यहीं पे करा देते। क्लियर? स्वराज पार्टी कब? जनवरी 1923। लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, समय काल याद करना है। अगर आप मुझसे पूछे कि समय काल के बिना काम चलेगा तो मैं बोलूंगी नहीं चलेगा। क्लियर? इनके समय क्या हुआ, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा, जिसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, और इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। आपने सुना होगा साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। क्यों? क्योंकि इस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसे गोरे लोगों का सदस्य समूह या श्वेत कमीशन बोल के इसका बहिष्कार किया गया। क्लियर? कोई भी भारतीय सदस्य ना होने के कारण भारतीयों ने इसे क्या कह दिया, श्वेत कमीशन कहकर किया, और इसका बहिष्कार एवं विरोध किया। क्लियर? लॉर्ड इरविन के ही समय दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। क्लियर है? तो पहली चीज कि भाई कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ, तो दिसंबर 1929 में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो जवाहरलाल नेहरू ने की। मैंने आपको बोला कि कांग्रेस के कई अधिवेशन हुए हैं, परंतु हम इंपॉर्टेंट अधिवेशन देखते चलेंगे। ठीक है? अब संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद इसमें हुआ ये कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है इस अधिवेशन में घोषित किया गया। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन कि भाई लाहौर अधिवेशन हुआ कब? 1929। अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। इंपॉर्टेंट क्यों है यह अधिवेशन? क्योंकि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। इस अधिवेशन में पहली बार ये बात सामने आई कि अब बस पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि आपका कोई इंटरफेरेंस हमारे साथ नहीं रहेगा, हम पूर्ण स्वराज लिए बिना अब कुछ नहीं मानेंगे। क्लियर है? ठीक। तो 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नवीनी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा जो है फहराया गया था। क्लियर है? लॉर्ड इरविन के काल में तेज बहादुर सप्रू तथा एम.आर. जयकर के प्रयत्नों से गांधी और इरविन के मध्य जो है 1931 में एक समझौता हुआ था, जिसको गांधी इरविन समझौता या वार्ता कहा जाता है। क्लियर है? ठीक। अब एक चीज और,
डेट अगर पूछा जाए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 5 मार्च 1931। डबल स्टार बनाएंगे, आप बोलेंगे क्या पूरी डेट याद रखनी है, तो मैं बोलूंगी हाँ, पूरी डेट जो है याद रखनी ही रखनी है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1930। आपने देखा होगा पीवाईक्यू में मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की डेट पूछी है, तो डेट जो है मॉडर्न इंडिया में याद करनी है। ठीक, 5 मार्च 1931। अच्छा, इस परिप्रेक्ष्य में हुआ ये कि सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दे दी थी। क्लियर है? अगर ये पूछा बोला जाए कि गांधी इरविन समझौते के समय दो महात्मा की संज्ञा किसने दी, तो सरोजनी नायडू जी ने दी। क्लियर है? इनके ही समय लंदन का प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1931 जो है हुआ था। क्लियर है? उसमें हुआ यह था कि 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, परंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो आपसे पूछे कि प्रथम गोलमेज, अगर मान लो बहुत सारे स्टेटमेंट देके पीएससी ने पूछ लिया, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और किसके काल में, तो इरविन के काल में। दूसरा स्टेटमेंट कि क्या कांग्रेस ने इसमें भाग लिया, तो नहीं लिया। क्लियर है? परंतु क्या भारतीय प्रतिनिधि थे, तो थे। 89 भारतीय प्रतिनिधि थे, पर कांग्रेस ने इसमें भाग जो है नहीं लिया था, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। क्लियर है? चलिए अब आते हैं लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936। क्लियर है? मैंने आपको बोला टाइम पीरियड याद करना है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि आप देखेंगे कि अगर आपको टाइम पीरियड याद है तो आपको जो अन्य डेट है वो याद करने में समस्या नहीं जाएगा। क्लियर है? अब इसके समय क्या हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो गया। भाई हमको जब पहला गोलमेज सम्मेलन याद है तो हमको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अपने आप याद होगा, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। क्लियर? कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन, महात्मा गांधी। क्लियर है? सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने भी इसमें भाग लिया था। एनी बेसेंट ने भी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनके समय क्या हुआ, तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932, यानी कि नवंबर दिसंबर 1932, मोटा मोटा याद कर लेंगे। क्लियर है? तीसरे गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने क्या कर दिया, फिर बहिष्कार कर दिया, क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन से कोई ऐसा निर्णय नहीं निकला था। तो गांधी जी बोले कि मेरे को अब जाना ही नहीं है। ठीक, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन गए, महात्मा गांधी जी गए। क्लियर है? फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन में फिर इन्होंने क्या कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, तुमको गोल गोल खेलते रहना तो खेलो। क्लियर है? चलिए, अच्छा, इनके ही काल में प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। क्लियर है? अगर आपसे डेट पूछे सांप्रदायिक पंचायत कब, तो 16 अगस्त 1932। इसमें डबल स्टार बनाएंगे, किसके काल में आया ये याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी डेट है। क्लियर है? इनके ही समय 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ। क्या डेट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बनाएंगे। क्लियर है? मैं आपसे फिर बोल रही हूँ कि आधुनिक भारत में कुछ डेट ऐसी हैं जो आपको याद करना ही करना है, घोट के पी जाओ, लेकिन याद होनी चाहिए। क्लियर? इसके काल में क्या आया, भारत शासन अधिनियम 1935 आया। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक, 1936 से 1943। इनके काल में हुआ है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसके आधार पर फरवरी 1937 को प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए। क्योंकि हुआ ये था कि भारत शासन अधिनियम जब 1935 आया, वह 1936 होते होते लागू हुआ, और उसी के आधार पर 1937 का क्या हुआ, 1937 फरवरी 1937 प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिसमें से कांग्रेस को 5 प्रांतों, कहाँ कहाँ, मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार संयुक्त प्रांत, और उड़ीसा संयुक्त प्रांत कौन सा, यूपी वाला एरिया है ना, वो है उड़ीसा,
यहाँ पर पूर्ण बहुमत जो है कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। क्लियर है? कहाँ कहाँ? मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा। याद करेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा, 5 प्रांतों में। ठीक, इनके समय क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1939। क्लियर है? इसी के समय कांग्रेस का क्या हुआ? त्रिपुरी अधिवेशन 1939। मैंने आपसे फिर बोला, ऐसे अधिवेशन जो इंपॉर्टेंट है वो याद करने हैं। ठीक, 1939 में ही त्रिपुरी अधिवेशन की समस्या के बाद क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की जो है स्थापना कर ली थी। क्लियर है? मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन था वो हुआ था, जिसमें भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की जो है मांग की गई थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज की जो क्या की गई? मांग की गई। मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन का कब हुआ? मार्च 1940 में, जिसमें किसकी मांग की गई? पाकिस्तान की मांग की गई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। लॉर्ड लिथगो के समय ही व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में जो है शुरुआत हुआ था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों का अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। इनके ही समय 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट डबल स्टार बना लेंगे। क्लियर है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके काल में हुआ? तो लॉर्ड लिथगो के काल में हुआ। क्लियर है? अब आते हैं लॉर्ड बेवेल, 1944 से 1947। क्लियर है? हमारे स्वतंत्रता के काल तक हम पहुंच चुके हैं। लॉर्ड बेवेल के काल में सिमला सम्मेलन हुआ था, है ना, 1945। अब एक चीज देखते हैं, 14 जून 1945 को जो है बेवेल द्वारा बेवेल योजना प्रस्तुत की गई। ठीक सॉरी, इसके समय केंद्र में जो है एक नई कार्यकारी परिषद का गठन हुआ, जिसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा क्या होंगे? सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे। कि भाई भारतीयों को एक समस्या थी, भारतीयों को एक समस्या थी कि भाई हमको कब मिलेगा शासन करने। तो बेवेल ने बोला कि भाई वायसराय और कमांडर इन चीफ के अलावा सदस्य कौन कर देते हैं? भारतीय कर देते हैं। क्लियर है? अब बेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु जून 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने जो है हिस्सा लिया था। कांग्रेस की तरफ से कौन थे? अबुल कलाम आजाद, और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। आप देखेंगे मुस्लिम लीग में अगर कोई बहुत बड़ा काम हुआ है या चीजें हुई हैं तो वो उसमें अगर ज्यादातर प्रतिनिधि तो आपको याद ना हो पाए तो आप तो मोहम्मद अली जिन्ना लगा देना, लगभग वही रहे हैं हर जगह। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, परंतु वो शिमला में उपस्थित थे। शिमला में थे पर गए नहीं थे। अबुल कलाम आजाद गए थे। क्लियर? कैबिनेट मिशन इनके समय आया 24 मार्च 1946। सर पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया। फिर अगेन इंपॉर्टेंट डेट डबल स्टार बनाएंगे, ऐसी डेट जिसको याद होना आवश्यक है। क्लियर? संविधान सभा का चुनाव हुआ बेवेल के समय 1946। अगस्त 1946 में बेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को क्या किया? अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया था। क्लियर है? बेवेल के समय ही इटली की घोषणा हुई थी। इटली की घोषणा कब? 20 फरवरी 1947। क्लियर है? अगेन इंपॉर्टेंट डेट है। ब्रिटेन में जो है श्रमिक दल के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि वे जून 1948 से पहले, क्या जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता जो है क्या करेंगे? सौंप देंगे। क्लियर है? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई भारतीयों को सत्ता सौंपने का जो घोषणा हुई तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली थे। कब हुई? तो फरवरी 1947 में हुई, 20 फरवरी।
उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड वेविल थे। क्लियर? अब आगे चलते। माउंटबेटन 22 मार्च 1947 से जून 1948। क्लियर है? चलिए 22 मार्च 1947 से जून 1948। अब 22 मार्च 1947 को भारत के अंतिम वायसराय के रूप में माउंटबेटन जो है भारत आए थे। क्लियर? क्या घोषणा करी भाई? 3 जून की योजना या 3 जून की घोषणा बोला जाता है या माउंटबेटन योजना बोला जाता है। 3 जून 1947 को घोषणा की। भारत विभाजन के साथ हस्तांतरण की एक योजना जो है माउंटबेटन ने दे दी थी। क्लियर? माउंटबेटन ने भारत की आजादी के जो प्लान बनाया उसको डिकी बर्ड प्लान भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे पीएससी के भाई डिकी बर्ड प्लान कौन लाया, तो माउंटबेटन लाए 1947 में। क्लियर है? चलिए अब हुआ क्या, माउंटबेटन ने जुलाई 1947 में जो है रेड क्लिफ समिति बनाई थी। ये क्यों बनाई थी रेड क्लिफ समिति? भारत पाकिस्तान जब बनेंगे तो सीमा रेखा का जो निर्धारण है वह किस प्रकार होगा। ठीक है, यहीं से शुरुआत हुई किसकी? हमारे विभाजन की, जब भारत को 2 हिस्सों में बांटा गया। क्लियर है? चलिए माउंटबेटन योजना के आधार पर ही ब्रिटिश संसद ने 2 डेट बड़ी इंपॉर्टेंट आएंगी, ध्यान देंगे। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है पारित किया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कब हुआ? ब्रिटिश संसद से 18 जुलाई 1947। क्लियर है? और इसी के आधार पर 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ? अंग्रेजों से आजाद हुआ। क्लियर है? माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल या प्रथम ब्रिटिश वायसराय, और नेहरू जी को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक, और 14 अगस्त 1947 को जिन्ना को पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ेंगे। आप बोलेंगे कि बड़ी जल्दी जल्दी हो रहा है, तो मैं कहूंगी हाँ हो सकता है आपको लगे कि जल्दी जल्दी हो रहा है। उसका रीजन मैं आपको बताऊं, हमारी रट्टा मार जो सीरीज है उसका सिर्फ और सिर्फ एक मोटो है, आपको याद करा देना। ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट लाना कि जो रटने ही रटने हैं। तो क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करके फाइल बनाते चलेंगे। क्लियर है? मैं जो क्लासेस लूंगी उसमें भी, वकुल सर जो क्लासेस लेंगे उसमें भी, पंकज सर जो क्लासेस लेंगे उसमें भी। क्लियर है? चलिए अब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। तो भाई अगर पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम तो राजगोपालाचारी, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्लियर है? ठीक, अब इसकी एक चीज और, कांग्रेस से संबंधित विशेष टिप्पणियां। कैसी विशेष टिप्पणियां? कांग्रेस के बारे में किसने क्या बोला। मैंने आपसे बोला कि कोटेशन के क्वेश्चन क्या करता है, पीएससी बहुत पूछता है। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, हमारी जो आप चाहते हैं कि इतनी कम पोस्टों में नेगेटिव मार्किंग में आप जो है ये मध्य प्रदेश प्रीलिम प्रीलिम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाएं, उसके लिए सिर्फ एक ही एक नाव है, एक एक सहारा है, वो है क्या? टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज लेना ही लेना है। हमारी टेस्ट सीरीज में रक्षा अकेडमी का आप ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको टेस्ट सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको यूनिट वाइज टेस्ट है ना, एफएलटी और सीसेट मिला के 100 टेस्ट मिल रहे हैं। 100 टेस्ट में सोचो आपकी कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है? बाकी आपको बचा कुचा हम रट्टा मार में याद करा देंगे। पक्की बात? चलिए आगे चलते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या बोला? कांग्रेस के लोग जो हैं वो पदों के भूखे हैं। कि भाई कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, उनको और कोई काम धंधा है नहीं, ये बोला। ठीक, अब डफरिन के समय बनी थी 1885 में, मैंने आपको लास्ट क्लास में याद कराया था, बताया ना कि लास्ट क्लास में डफरिन के समय जो है ए होम के नेतृत्व में 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। तो डफरिन ने अपना स्टेटमेंट दे दिया, क्या? वह जनता उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या जो है सूक्ष्म है। कांग्रेस, डफरिन का कहना था कि कांग्रेस जो है भारत की संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बहुत ही सूक्ष्म जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। क्लियर है? अब आगे कर्जन। कर्जन बोले कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक क्या करने दूं? मरने में मदद कर सकूं। ठीक है, अगला बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप जब इतिहास में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि यह जो है थोड़े उग्र स्वभाव के नेता थे।
इनका मानना था कि इस तरीके से बैठे बैठे कोई स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली, स्वतंत्रता के लिए हमको आंदोलन के में साथ में एक्शन पूर्ण आंदोलन करना पड़ेगा, बैठते रहने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक, बेसिकली ये गर्म दल से संबंधित रहे हैं। क्लियर? तो उन्होंने क्या बोला कि यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कुछ न, वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राने का इनका मतलब ये था कि भाई अगर एक बार आपने अधिवेशन कर लिया उससे कुछ नहीं होने वाला। क्लियर? डफरिन ने क्या बोला, कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा है। क्लियर है? यहाँ पे 5 स्टेटमेंट, मैंने आपको पहली क्लास में 1857 के बारे में भी 2 स्टेटमेंट बताए थे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और वीर सावरकर के स्टेटमेंट थे। क्या याद कर लेंगे? बिल्कुल याद कर लेंगे। मैं फिर बोल रही हूँ, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो हमारे रक्षा अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पीडीएफ मिलती जाएंगी और आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। क्लियर है? चलिए अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।